यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या होती हैं रियल गैस और क्या होती हैं आइडियल गैसेस। देखो, आइडियल गैस वो होती हैं जो सारे गैस लॉज को माने, जो सभी प्रकार के गैस लॉज को मानती हैं, वो हमारी आइडियल गैस कहलाती हैं। ठीक है, गैस लॉ लिखा हुआ है, ठीक। जो मानती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो दे आर टर्म्ड एज आइडियल गैसेस। और जो डेविएट करें, जो सारे गैस लॉ को ना माने आइडियली, वो हमारी कहती हैं, ऐसा लिखता हूँ, डज नॉट फॉलो गैस लॉज। ठीक है, यानी सारे गैस लॉज को नहीं मानती, उनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। ठीक, तो अभी मैं बताता हूँ गैस लॉ कितने, 4 प्रकार के गैस लॉ जो 4 होते हैं, वो उनका मैं जिक्र कर दूंगा अभी। यहाँ पर 3 होते हैं बेसिकली। ठीक, एक और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी बोल दूंगा। देखो क्या होता है कि आइडियल गैस से रियल गैस में जो वेरिएशन होता है वो कब होता है, अगर हम जाएं एट लो टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर अगर हो जाए तो इस कंडीशन में लो टेम्परेचर और दोनों में से एक की कंडीशन पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी। लो टेम्परेचर हो जाए या फिर हाई प्रेशर हो जाए तो उस समय जो आइडियल गैस होती है दे स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन रियल गैसेस। अब ऐसा क्या होता है, देखो हमने क्या मान रखा है कि आइडियल गैस के लिए हमने कंडीशन मान रखी है, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो हमने क्या मान लिया है, इज़ निग्लिजिबल। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने मान लिया निग्लिजिबल, बिल्कुल नकार दिया उसको, निग्लिजिबल मान रखा है। लेकिन जैसे ही इस लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर की कंडीशन में जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो हमारा निग्लिजिबल नहीं रहता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नॉट निग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन द केस ऑफ आइडियल गैसेस। लेकिन जैसे हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पर कौन सा कंडीशन, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली, तो ऐसा नहीं होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन्स नेग्लिजिबल, इट डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल, वो हमारा काउंट होता है। क्योंकि जैसे ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो हमारा डिक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी टोटल मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रहा है, जब आप लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ जो है वो यहाँ पर चेंज होता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बदलता है। वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नहीं बदलता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर नेग्लिजिबल नहीं रहता है, इट हैज़ सम वॉल्यूम। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा टिक्का लग रहा है, एक और चीज़ जान लो कि जैसे हम लो टेम्परेचर पे जाएंगे या हाई प्रेशर करेंगे, जैसे हाई प्रेशर करेंगे तो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो यहाँ लगने लगता है। इस वजह से ये आइडियल गैस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अब ये किसने बताया, देखो एक मिनट तो मैं रफ कर देता हूँ। अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो इन सभी चीज़ों को बताती है। ठीक है, और उसी से हमें पता चलता है कि आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो कौन डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, अच्छा अभी मैंने पीछे आपको वादा किया कि मैं गैस लॉज के बारे में बात करूँगा। देखो गैस लॉज बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसे बड़ा सा बुक कॉपी में लिखा रहता है, बुक में जो लिखा रहता है उतना लंबा आपको याद भी नहीं रहता। सिंपल तरीके में बताता हूँ। देखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसाक लॉ, ठीक है, और यहाँ पे एक डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। देखो वो एक्चुअली गैस लॉ नहीं है, गैस लॉ यही है। ठीक, वो अलग से मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। देखो तो बॉयल्स लॉ देखो क्या होता है। अब कई बार बच्चों को याद नहीं होता है कि सर बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में, देखो मैं सीधे बताता हूँ। देखो BT इसको बोलते हैं, BT नहीं ब्लूटूथ बोलते हैं, BT पहले लोग बोलते थे शॉर्ट में, PT। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। CP दिल्ली का कनॉट प्लेस जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस है, अक्सर आप सुनते रहते CP में, तो CP यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक,
टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बचा क्या, हमें आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पी बराबर nRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो हमारा पी और वी बचा, तो पी बराबर यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट बचा। पी बराबर कांस्टेंट होगा तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ये कौन सा लॉ हो गया हमारा, दिस इज योर बॉयस लॉ। ये कौन सा लॉ है, बॉयस लॉ। चार्ल्स लॉ देख लो, ठीक है। चार्ल्स लॉ यहाँ पे देखो, ठीक, देखो चार्ल्स लॉ में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो बचा गया पी बचा, और क्या बचा, सॉरी वी बचा, और क्या बचा है हमारे यहाँ पर, और वी बाई टी बचा। तो वी बाई टी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हमने पी बाई nRT से निकाला। देखो हमें भी ऐसे रटा नहीं रहता था पहले, लेकिन हमने ऐसे बिल्कुल ऐसे दिमाग में रखा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक। और ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ देख लो, साइड इसका डायरेक्ट ग्राफ बनता है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ ना, यहाँ पर टच नहीं करा रहा हूँ, वो होता है, वो लॉजिक है। बहुत सारी चीज़ें ना फिजिक्स में बहुत ही लॉजिकल होती हैं, तो उनको हम ऐसे मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग रहती है, मैं बताऊँगा किसी अन्य वीडियो में, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप सिंपली जान तो ऐसे बनता है। ध्यान देना, यहाँ पर पी है, यहाँ पर वी होता है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर टी है। इससे बड़ी चेंजेस हो जाते हैं, पी और वी जो है ये किस एक्सिस पे ही चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक। एक तो ये हो गया। अब गे-लुसाक बचा ना, तो गे-लुसाक के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो इसके लिए यहाँ बताता हूँ। देखो गे-लुसाक लॉ में मैंने क्या बोला, इसको प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। अब क्या हो गया, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट का प्रेशर कांस्टेंट बचा गया, वॉल्यूम बचा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो गया, तो पी बाई टी बराबर कांस्टेंट, ठीक हो गया। तीनों लॉ खत्म हो गए, यही आपका करना। हाँ, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की अगर बात करें तो मैं रफ कर देता हूँ एक मिनट। हाँ, तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, इसका नाम बहुत बड़ा सुनाई दे रहा है आपको, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या है, देखो मेरे पास है तो वैसे भी वो मतलब तो कंप्यूटर में पढ़ाने वाला भी, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे मैं उस पर भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा इस पर आती है बोर्ड पढ़ाने में, तो इस वजह से मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ। पी बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर मैं इसको जब से मैं क्लास में बोलूँ, अगर मैं इसको बोलूँगा ना किस भाषा में इसको बोलेंगे, तो द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैसेस। ध्यान दीजिएगा, नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज इंडिविजुअल गैसेस। यानी जो टोटल प्रेशर है, पी टोटल है, वो इन सभी के इंडिविजुअल जो प्रेशर है उसके बराबर होता है। ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बात करता है इसके बारे में, ठीक है। अब मैंने प्रेशर शब्द यूज किया है वहाँ पर, तो मैंने सोचा प्रेशर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। हालांकि ये मैं उल्टा चला गया टॉपिक में, उधर से मैं वापस आ रहा हूँ पीछे, लेकिन ठीक है। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी डाल्टन और पार्शियल प्रेशर बोल दिया तो फिर प्रेशर का जिक्र आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्रेशर का वैसे सिंपल, अगर आपको सिर्फ जो अगर आपको रटना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसे मान लीजिए कि हमने एक मान लिया जो इस तरह से क्यूबिकल बॉक्स मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, और इसमें ऐसे हम एक्सिस दे देते हैं, ये जेड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम एक्सिस बना देते हैं इसमें, ठीक है। तो जो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल लगाएंगे इसकी वॉल पर, तो वो प्रेशर हो जाएगा P बराबर 1/3। एक 3 एक्सिस है ना, तो इसलिए 1/3 mN/V, ठीक है, इंटू V², ये एवरेज वेलोसिटी। अब देखो ये mN/V जो है, mN/V, तो डेंसिटी बराबर क्या, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल मास हो गया ये कैपिटल M/V, तो टोटल मास ही लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो P बराबर 1/3 ρV², इस तरह से, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं भी थोड़ा डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे, रफ कर दो इसको। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। देखो P बराबर 2 गुणा कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 डिवाइड कर दें, तो 2/3 कर लें ऐसे, और 1/2 करते हैं, ठीक। ये आप भूल जाओ, इसमें से आ रहा है, ठीक। ऐसे करते हैं, कर दिया, ठीक है। mV² कर दिया इसको, और क्या बचा, N बचा और V बचा। कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अभी देखो सीधा हो गया,
कर दिया बेटा। चलो तो P बराबर क्या हो गया 2/3। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और ये बन गया n/v। ठीक हो गया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। एक तो ये फार्मूला भी बन गया यहाँ पर, एक आपका ये फार्मूला भी बन गया था। टोटल ये वाला एक फार्मूला, दो फार्मूले मिल गए। चलो अभी थोड़ा सा और करते हैं। अभी हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। तो आप चाहो ना इसको तो चेंज भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस पूरे टर्म को, P इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2/3 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ रो v²। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको लिख दिया यहाँ पर। अब क्या आप सोचेंगे ये कैसे आया ना, तो थोड़ा बताता है। देखो P बराबर 2/3 काइनेटिक एनर्जी लिख दो यहाँ पर हाफ mv², और इसको कर दो n, यहाँ लिख दो n/, और यहाँ पर कर दो, दिखाई चीज़। ठीक, तो ये क्या बन गया है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ रो, और v² हाफ, तो वही चीज़ लिख दिया मैंने, हाफ रो v²। पसंद में है ना, वो कहाँ से लिखा है यहाँ से। ठीक, चलो थोड़ा सा अभी बताते हैं। देखो ये हमारा सब पूरा आ गया। अभी आ गया P, ये इसको लिख तो सकते हैं हम लोग यहाँ पर P बराबर 2/3। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि जो पीछे V आया था हमने इसको v=1 मान लिया, तो पॉइंट वॉल्यूम। तो मैंने ये इतना लंबा बवाल इसलिए किया क्योंकि आपको ये फार्मूला काम आएगा, P बराबर 2/3E। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, P बराबर 2/3E। ठीक, इसी याद रखना है यहाँ पर। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि इसको कई बार हम लोग मोल के रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मोल के रूप में। ध्यान देना इस बात को। यहाँ पर तो मैं क्यों बता रहा हूँ, तो लिख देते हैं P बराबर 2/3 एनर्जी ऑफ मोल्स, और यहाँ पर V आ जाएगा। ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 हो गया था, तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। बताने क्या वाला हूँ, PV बराबर 2/3E मोल। PV बराबर लिख सकते हैं, PV बराबर लिख सकते हैं हम लोग RT 2/3E मोल। तो ये E मोल जो है, मोलर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक ये वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब यहीं से निकलती है आइडियल गैस इक्वेशन। चलो वो भी बता देते हैं, इतना पढ़ा दिया। देखो आइडियल गैस इक्वेशन तो आप लोग जानते हो PV बराबर nRT, बड़ी फेमस है। एक और यहाँ पर गैस इक्वेशन में आपको लिखूँगा PV बराबर NkBT, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि KB बराबर क्या होता है, KB बराबर होता है R/N। KB बराबर क्या होता है, R/N। तो हमने इसको लिख दिया PV बराबर nRT को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या बन गया, ये KB/N। KB बराबर क्या होगा, R/, और KB हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन याद रखना। ठीक, अब अच्छा थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, V एवरेज। ठीक, क्या वैल्यू होती है V एवरेज की, V एवरेज की वैल्यू होती है एवरेज है ना, V एवरेज की वैल्यू होती है 8RT/πm। ठीक, ध्यान देना इस चीज़, अभी मैं इतना बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँगा। ठीक है, अब VRMS रूट में स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS वैल्यू क्या होती है, VRMS 3RT/m। तीसरा आता है V मोस्ट प्रोबेबल, जिसको मैं VP लिख देता हूँ, और यहाँ पर होती है 2RT/m। ठीक, तो तीन तरह की वेलोसिटीज यहाँ पर आ गई। ठीक है, V एवरेज, VRMS और V मोस्ट प्रोबेबल, जिसको हम बोल देंगे 2RT/m। ठीक, अब देखो यहाँ पर इन तीनों को अगर मैं लिखना चाहूँ तो RT/m जो टर्म है इसको P/ρ लिख सकते हैं। ध्यान देना, RT/m जो टर्म है
इसको P बाई रो लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, ये रिप्लेस करना सीख जाओगे। देखो क्या होता है, PV बराबर होता है ना NRT, ठीक। और आप लिख सकते हो PV बराबर लिख सकते हो N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर RT होता है, ठीक। तो P बराबर क्या होता है यहाँ पर, PV बराबर यहाँ पास होता है M, ये स्मॉल वाला M यहाँ आ गया, यहाँ पर बच गया RT बाई M बच गया। तो इसको लिख सकते हो P, ये M बाई V हो सकता है, RT बाई कैपिटल M, तो P बाई रो ये बन गया। डेंसिटी बराबर का, तो मास बाई वॉल्यूम, तो P बाई रो बन गया, ठीक। यहाँ से चीज़ आई है। तो कई बार क्या होता है ना कि ये वाला भी फॉर्मूला लिखा होता है तो हम लोग समझ नहीं पाते, तो RT बाई M जहाँ भी लिखा है, यहाँ भी RT बाई M, तो इसको लिख सकते हो 8P बाई रो, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये P बाई रो, यहाँ पर 3P बाई रो, यहाँ पर 2P बाई रो। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें तो जो है वो काम की तो वहीं हैं, लेकिन फिर भी एक तो और चीज़ यहाँ पर काम की है, वो इनका रिलेशन। तो निकालोगे इनका रिलेशन, देखो VRMS इज़ ग्रेटर देन V एवरेज इज़ ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। इसको मोस्ट प्रोबेबल लिख लो। मैंने क्यों लिखा P, मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने P इसलिए लिखा था ताकि आपको थोड़ा सा देखो क्या होता है, इसमें 3 अक्षर आते हैं। अभी कभी किसी को याद नहीं होता, जल्दी रटना है तो ठीक है, 3 अक्षर इसमें सबसे बड़ी है, फिर 2, फिर 1 इसमें होता तो सबसे छोटी है, ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पर VRMS है तो 3R हो जाएगा, 3 है ना तो 3R, यहाँ पर 8RT बाई पाई, सॉरी 8RT बाई पाई एम, यहाँ पर 2RT बाई पाई एम। इनकी जो वैल्यू आती है वो आती है √3, अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ, और √8 बाई पाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये √2 हो जाएगा, तो ये √3, ये √2.5 और ये √2। तो आप देख सकते हैं कौन सब बड़ी कौन सी, ये वाली बड़ी है, तो VRMS है, ये एवरेज है, ये मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का भी का था क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ तो मैं क्या बोला था, मैं बोला था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब ये आप थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया आपने, समझ लीजिएगा। देखो अभी आपने देखा PV बराबर 2/3E देखा अभी आपने, ठीक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये चीज़ निकल के आती है, P बराबर 2/3E, ठीक। P बराबर क्या होता है, RT, ठीक। तो ये क्या, P बराबर हो गया RT, यहाँ पे फिर आ जाओ, 2/3E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर RT हो जाएगा, ठीक। और R को क्या लिख सकते हो, देखो R को लिख सकते हो N/KB, ठीक। ये चीज़ तो यहाँ पर हम लिख सकते इसको NKB/T लिख सकते हैं, ठीक। E 2/3E बराबर NKB/T, तो E बराबर 3/2 NKB/T। ये E जो आया ना, इसको बोलते हैं मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, हाँ अब दिखाई दे रहा, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से क्या चीज़ समझ में आती है कि अगर टेम्परेचर 0 हो जाए, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0, अगर इस कंडीशन में पहुँच जाए तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, यानी E जो है वो हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि पूरा जो मोशन है वो हमारा रुक जाएगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक। ये यहाँ पर चीज़ होती है। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मीन फ्री पाथ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका देता हूँ मैं 1 मिनट, ठीक है। हाँ एक और क्वेश्चन आता है मीन फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन आता है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर 1/, देखो गाने की तरह याद रखता हूँ मैं, √2π/ND², √2π/ND², 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। लैम्डा बराबर √2π/ND², ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। एक और फॉर्मूला यहाँ पर आता है, ये आपको निकालना पड़ेगा, मैं बताया तो कैसे निकलेगा। KB बराबर KBT आता है यहाँ पर √2π, ठीक है। यहाँ पर ND² की जगह आता है PD², ठीक। तो यानी कि अभी हमको यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा कैसे आया ये, ठीक। देखो ये वाला फॉर्मूला बता देता ना कैसे आया। देखो
क्या होता है कि रो बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, m इंटू एन। एन बराबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक। एन बराबर लिख सकते हैं रो बाई एम, ठीक। ये बात समझ में नहीं आई, चलो ये भी समझाते हैं, ये भी कहाँ से होता है देखो, छोड़ो। देखो एन क्या होता है, एम बाई एम होता है, ठीक। तो अगर हमको यहाँ पर अगर हमको मास चाहिए तो हम क्या करें, यहाँ पर जो m है उसमें n मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर v आ जाएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, वहाँ से इसका डेरिवेशन नहीं होगा क्योंकि फिर वो लंबा हो रहा है। यहाँ से सीधे से हम यहाँ पे ऐसे भी आप जान सकते हो। देखो जो डेंसिटी होगी पूरी गैस मॉलिक्यूल वो किसके बराबर होगी, मास ऑफ द गैस, टोटल जो मास है वो किसका, ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। जो मास होगा गैस मॉलिक्यूल्स का वही डेंसिटी बनाएगा। तो उसमें हम टोटल गैस n मानते हैं, तो n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर n इंटू एम कर देंगे तो ये डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इजी रहेगा, जहाँ से मैं डिराइव कर रहा हूँ वो लॉन्ग रूट है इक्वेशन निकालने का, पी पर जो अभी हमने आपको बताया ना, वहाँ से फिर मुझे ड्राइव करने में इशू आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर। तो n बराबर हो जाएगा, आप भी यहाँ से याद रखिएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, रो बाई एम, ठीक। तो n बराबर हो गया रो बाई एम। अब यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसकी जगह, तो ये हटा देते हैं। तो n बराबर लेमडा बराबर क्या हो गया, 1/√2 पाई, और इनकी जगह यहाँ पर डी वाली लिख दिया, इनकी जगह लिख देंगे हम रो बाई एम। तो ये रो यहाँ हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, इतना हो गया, ओके। पी वी बराबर क्या होता है, आर टी, ठीक। तो P बराबर कर सकते हैं आर टी बाई वी, ठीक। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, n बाई वी इंटू आर बाई एन, एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इंटू टी। n बाई एन को लिख सकते हो स्मॉल n, r बाई एन को के बी, इसको टी। तो P बराबर क्या हो गया यहाँ पर, n के बी टी, ठीक। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी P बाई के बी टी, ठीक। तो एक तो यहाँ से आप ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, लेमडा बराबर यहीं पे जो स्मॉल n है, तो कोई एक तो ये बन गया था, दूसरा वाला जो हम बना रहे हो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से, तो 1/√2 पाई डी इसका लिख दो, और n को जो रिप्लेस कर दो यहाँ पर P बाई पर हो जाएगा के बी टी, ठीक। तो ये वाला अलग है, एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा ये फॉर्म आ गया, तीसरा ये फॉर्म आ गया, तीनों ही फॉर्म यहाँ पर अलग अलग मैंने आपको बता दिया। एक और छोटी सी चीज़ रह गई थी जिसको हम बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है आर, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R2/R1 इज इक्वल्स टू ρ1/ρ2। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक। और इससे ज़्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा खास ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप होता कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, यहीं पे दे देते हैं इसी क्वेश्चन, इसी वाले में थोड़ा बताना मेरे को कौन सा सही है। पीवी डायग्राम बना रहा हूँ, सेम मास ऑफ गैसेज हैं, ठीक है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये T1 है, ये T2 है, ठीक। तो अब मेरे को ये बताओ क्या कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2 होगा या फिर T2 ग्रेटर देन T1 होगा। ये पहला है, दूसरा है, जल्दी से बताओ, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। पी वी बराबर NRT, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर यहाँ पर आ जाएगा PV बाई NR, ठीक। बीच बीच में जो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ ना, उस वजह से कि मुझे मोबाइल देखना पड़ता है कि कैमरा रिकॉर्ड कर नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आपके पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसको करिएगा। हाँ, तो T बराबर आ गया PV बाई NR, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आ गया बच्चों PV आ गया। T किस पर डिपेंड कर रहा है, P और V पर। जरा मेरे को ये बताओ इधर से देख के, यहाँ पर ये जो अगर आप देखो P और V का अगर प्रोडक्ट निकालो तो यहाँ पर कौन सा कुछ ज़्यादा बड़ा है, T2 ज़्यादा बड़ा है कि T1। जाहिर सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर P और V का प्रोडक्ट निकालोगे T2 के लिए तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ज़्यादा हो जाएगी T1 के कंपेरिजन में। तो हैंस हमारा जो T2 इज़ ग्रेटर देन क्या है, T2 इज़ ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है और T1। ठीक, तो नई बात आपको, ठीक है। एक और टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बता देते हैं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें कि गैस आप कोई भी पार्टिकल वो रोटेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है F बराबर होता है यहाँ पर 3n - k। ठीक, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है देखो मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और उसके लिए पॉलीटॉमिक के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं। तो हमको याद रखना है देखो मोनो के लिए, डायटॉमिक के लिए और पॉलीटॉमिक के लिए। ठीक, देखो यहाँ पर ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इस तरह से, लेकिन जो बेसिकली मैं याद रखता हूँ वो याद रखता हूँ 3, 5 और 6, 2 अक्षर बस। ये मोनो के लिए और डायटॉमिक के लिए, ये जो हो जाता है ये ट्राई मतलब पॉलीटॉमिक के लिए 3, 5, 6 जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में आप याद रखें 3, 5, 6। लेकिन क्या होता है कि डायटॉमिक में 2 तरह से हो आते हैं, मैं बताऊंगा जरूर यहाँ पर दोनों तरीक़ों को, लेकिन आपको अगर जनरल याद रखना तो ऐसे याद रखो 3, 5, 6 बस। ठीक, F बराबर यहाँ पर ले देते हैं 3n - k। मोनोटॉमिक में देखो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है, ठीक, यहाँ पे CP और यहाँ पे मैं ट्रांसलेशनल एनर्जी ये भी बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, वो भी बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी वो भी बताऊंगा यहाँ पर। देखो पहले तो जान लो मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3, यहाँ पर होती है 5। ठीक, ये जो होती है 5 होती है ये बिना वाइब्रेशन के। यहाँ पर वाइब्रेशन जो है हम लोग नहीं लेते हैं। अगर हम लोग वाइब्रेशन को काउंट करें, देखो क्या होता है ना, एक वाइब्रेशन 3 स्टेट होती है ना, देखो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। देखो एक होती है, मैंने बोल दिया जल्दी में, रोटेशनल। एक्चुअली ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा होता है, समय लेता पढ़ाने में, लेकिन मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उतना लंबा वीडियो डालूंगा कोई देखेगा है नहीं, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे पढ़ा देते हैं। रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। तो मैंने वाइब्रेशनल स्टेट को भी कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या हो गया 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन को हमने लिख दिया, वाइब्रेशन को मान रहा है। ठीक, और पॉलीटॉमिक में क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, अभी क्या है, अभी आपको यहाँ पर क्या देखना है कि जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला होता है F/2 kBT। क्या होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है, यहाँ पर मैं E लिख रहा हूँ, उसकी फॉर्मूला होता है F/2 kBT। यहाँ पर हो जाएगा 3/2 kBT, यहाँ पर हो जाएगा 5/2 kBT, बाकी आप जानते हो। यहाँ पर हो जाता है 6/2 करोगे तो 3 kBT होता है। ठीक, सिंपल सा। अभी क्या है ना, कई बार यहाँ पर इंटरनल एनर्जी पूछ लेता है जिसको हम U से बोलते हैं। U का भी फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, U के लिए यहाँ पर लिख दोगे आप F/2 RT होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 3/2 RT, 5/2 RT, यहाँ पर 7/2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 RT। सिंपल सा चीज़ समझ में आई, सिंपल सा डिग्री ऑफ फ्रीडम का यही सिंपल केस है यहाँ पर। अच्छा, क्या होता है कि एक और चीज़ जान लो यहाँ पर, मैं इसको रख देता हूँ ना, 1 मिनट जान लो। तो यहाँ पर एक चीज़ और पूछते हैं कि टोटल एनर्जी, इसमें कई बार बहुत कंफ्यूजन आता है ये। अब टोटल एनर्जी अगर आपसे यहाँ पर पूछ लें, पहला पूछते हैं विद ईच मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, ईच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल शब्द आ गया तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा F/2 kBT। n मॉलिक्यूल बोल दिया, अगर मान लो ईच की जगह n लगा दिया तो यहाँ पर सिर्फ n आ जाएगा, एक टर्म और हो जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। दूसरा, अगर मोल बोल दिया इन्होंने, मॉलिक्यूल बोला तो kBT, मोल बोल दिया तो F/2 RT, वही बात। अगर n मोल बोला तो F/2 nRT। अगर इन्होंने ग्राम बोल दिया तो F/2 स्मॉल RT। ठीक है बच्चों, अब लास्ट चीज़ और बताते हैं। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम जिसको मैं VC लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको मैं TC लिखूँगा और क्रिटिकल प्रेशर जिसको मैं PC लिखूँगा। देखो VC बराबर 3B। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में देखो मैं बाद में बताता। तो क्या होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं बेटे, क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है कि गैसेस
इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाइड नहीं हो सकती। गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव दिस टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव अगर आप जाओगे तो गैसेस लिक्विफाई नहीं होंगी, ठीक। जो क्रिटिकल टेम्परेचर को बनाने के लिए चाहिए होता है प्रेशर, वो प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और उस क्रिटिकल प्रेशर पर जो गैस का वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। लिख देता हूँ, गैसेस कांट बी लिक्विफाइड। क्या बोलते हैं मैं कि गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड above a temperature called critical temperature। gases cannot be liquefied above the temperature and that temperature is known as critical temperature। वो प्रेशर जिस पर ऐसा होगा क्रिटिकल प्रेशर और वॉल्यूम उस समय होगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम। टीसी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं 8A/27RB। टीसी बराबर होता है A/27P²। एक और चीज़ आती है कि RTC/PC/VC, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू आती है 8/3। ये सब पेपर में पूछे आते हैं, ठीक है। कंपटीशन वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं ये तो, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर का नाम है कैटेगरी ऑफ गैसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।